हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों के जो अब तक लेक्चर थे उस लेक्चर में हम लोगों ने जो किया, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए। और ये मैं वीडियो के शुरुआत में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो आधा देख लिया तो पता चला कि हम तो नोट्स बनाए ही नहीं। तो आप लोग जब भी लेक्चर शुरू करना सुनना शुरू करें तो आप नोट्स बनाते हैं साथ साथ, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो कल हम लोगों ने वर्क डन तक देख लिया था। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया है और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब में, और यहाँ पे प्रेशर दिया है जिसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है। तो इस पर कुछ मार्किंग है 1 2 3 4 5। यहाँ भी कुछ मार्किंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमको ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर शेप को ही लें, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल लिया था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग वो थे और यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, यानी कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1। ठीक। तो ये मतलब हम लोगों ने कल किया था। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि उसका एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही करना चाह रहे हैं। तो इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, इसका नाम रख लो सी और इसका नाम रख लो डी। ठीक। और ये हुआ हमारे पास 5, ये हुआ 4.5। तो यहाँ पे लगभग इस सीध में ठीक। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पूछ रहा है? पहला ऑप्शन है इसमें ए से डी डायरेक्ट जाने में, दूसरा ऑप्शन है ए, इसको पी लिख लो, नहीं इसको ए बी सी डी ई लिख लो, ए टू ई टू डी लिख लो। चलो करके देखते हैं इसको। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन की दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो ये होती है V1 से V2 PdV, ठीक, और दूसरा होता है एरिया अंडर द PV कर्व। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये ग्राफ हो गया, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। ये मैंने बस ऐसे इसलिए लिख दिया कि आपको वापस याद आ जाए कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कल जो हम लोगों ने लेक्चर में देखा था। ठीक। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हम बस ऐसे ही लिख रहे थे। तो ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। पहले चलो मैं नॉर्मल मेथड से निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। तो हमारे पास जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली P डेल्टा V। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर कितना है 4। तो जब ए से डी हम जा रहे हैं तो प्रेशर है हमारे पास 4,
तो प्रेशर को लिख लो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, वॉल्यूम इनिशियल था 3 मीटर क्यूब और फाइनल कितना था 6 मीटर क्यूब। तो डेल्टा वी कितना हो गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने ये यूनिट चूज की है, मतलब आयतन जो है लीटर में भी हो सकता था और जो प्रेशर है वो बार में भी हो सकता था, पास्कल में भी हो सकता था, लेकिन यहाँ मेरा पर्पस है कि मैं सिर्फ आपको इसका कैलकुलेशन एक बार करके दिखाऊं। अब अगर प्रेशर पास्कल में होता या वॉल्यूम लीटर में होता तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता, बस इतनी सी बात है। तो कन्वर्जन हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं, पहले से जानते हैं, तो इसलिए मैं उसमें पढ़ नहीं रहा, मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिया है, ठीक है। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन कैसे, ए टू डी डायरेक्टली, और ये कितना हो गया पी डेल्टा वी, पी कितना है 4 और डेल्टा वी कितना है 3, तो ये हो गया 12। और यूनिट कितनी हो जाएगी जरा देखो, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये है मीटर क्यूब, तो ये कट गया तो आया न्यूटन इंटू मीटर, तो आया 12 न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है, जूल के। दूसरी इसमें हमने चीज नोटिस ये करी कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव आया, और ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन इसमें मेंशन करने वाली बात यह है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये हमको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो निकाल लिया 12 न्यूटन इंटू मीटर या 12 जूल। अब एक काम करते हैं, ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला फार्मूले से। कल हमने भी कहा था कि उसको एरिया से भी निकाल सकते हैं, एरिया से निकाल लो। ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आपकी लेंथ हो गई कितनी 4 और ब्रेथ कितनी हो गई 3, तो वही बात है, तब भी आंसर आपका उतना ही आता। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम जरा बी पार्ट में जाते हैं। तो बी पार्ट को करने का हमारे पास दो तरीका है, एक तो हम ट्राइंगल से निकाल, लेकिन एक मजे की बात यह है कि यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम यह है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो या तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता हो कि प्रेशर वी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, या तो ये पता हो हमको, या हम इसको फिर एरिया से निकालें, क्योंकि एरिया निकालना हमारे लिए आसान है। कैसे आसान है बताता हूँ। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले को यहाँ लगाने में आपको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। जब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर बदल रहा है, तो आपको चाहिए होगा कि एक फॉर्मूला जो आपको बताए कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। वो भी आप कर सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। आपको ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ये 4 था तो ये 5 थे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, इसके कोऑर्डिनेट हुए, ये हुआ 4.5 और 5, इसके कोऑर्डिनेट ये हुए। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कितने, 3,4, 3,4। इसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है कितने, 6,4। तो आप चाहो तो AE इक्वेशन, AE लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, आप चाहो तो ED लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर आपको लाइन की इक्वेशन मिल गई तो वो कैसे मिलती है, वो फॉर्मूला हमारे को पता है, क्या पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, तो आप एक्चुअली निकाल सकते हो। वाई एक्सिस पे पी है तो आपको पी पता चल जाएगा, तब तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि वाई कैसे चेंज हो रहा है, या इंटीग्रल वाला फार्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। तो इस केस में जो आसान तरीका है वो ये है कि हम एरिया निकाल लें, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान काम है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते पे जो वर्क डन हुआ वो किसके बराबर होगा, वो इस पूरे एरिया के बराबर होगा। तो हम अब बी पार्ट में आ जाते हैं, ठीक।
तो बी पार्ट में हमारा जो वर्क डन है वो है ए टू ई टू डी। ठीक, तो उस केस में जो टोटल एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ये क्वेश्चन कल हमने ऐसे ही करके दिखाया था, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, फिर से ध्यान दीजिए कि इसको हम फॉर्मूले से इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है और प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है अभी हमको नहीं पता है। हम अगर चाहें तो उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है और उससे हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ, 1/2 हाइट गुणा बेस होता है और एरिया ऑफ ये कितना हुआ, ये हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जरा देखो ध्यान से, इसकी हाइट कितनी हुई, हाइट हुई ये और ये किसके बराबर है, इस गैप के बराबर है। ये कितना है 5, ये कितना है 4, तो ये कितना हुआ, हाइट हुई 1, तो ये हुआ 1 और बेस क्या हुआ, बेस हुआ ये और वो किसके बराबर है 6 - 3, यानी कि 6 - 3। ठीक, अच्छा इसकी लंबाई कितनी थी, हमने अभी निकाली थी, लंबाई थी हमारे पास 4 और इसकी चौड़ाई कितनी थी, ये 6 - 3। यूनिट वैसी की वैसे ही रहेंगी जैसे पिछले वाले ए वाले पार्ट में हुई थी। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3/2 और ये हुआ 4 × 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 12। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, 3 एलसीएम ले लो 2, तो ये आया 3 और ये हुआ 4 × 3 = 12, 12 के नीचे 1 मान लो, तो 1 को 2 से भाग करो तो 2 को 1 से भाग करो 2 आएगा और 12 दूनी 24। तो ये हो गया हमारे पास 27/2 जूल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपके इंटरेस्ट के लिए वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैसे वो चेंज होना है। ठीक है, ये हमने इसको ग्राफिकल मेथड से निकाल लिया। तो मैं आपको बेसिकली देखिए, इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है हमारे पास, इसका एरिया मैं आपको और निकाल के दिखा देता हूँ इस फॉर्मूले की सहायता से। देखिए ये कोर्स जो है, हम ये जो भी लेक्चर हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका कोर्स पूरा कर दिया जाए, ये इसलिए हो रहा है कि आपको डिफरेंट मेथड्स और उनके पीछे की रीजनिंग समझ में आए। जैसे मैंने अभी कहा कि नॉर्मली बच्चे ऐसा पूछते हैं कि क्यों नहीं हमने ऐसा फार्मूला यूज़ कर लिया, क्यों सर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। हमें पहले ही बताया गया है कि दोनों मेथड इक्विवेलेंट है, हम चाहे फार्मूला लगाएं चाहे एरिया निकालें। तो अब हम अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सुविधा थी एरिया निकालने, हमने सुविधा से एरिया निकाल लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फार्मूला काम नहीं करेगा, फार्मूला भी काम करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक, तो पहले हमें देखो इस एरिया को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है इस एरिया को निकालने में क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है और उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि पी डेल्टा वी तो डायरेक्ट काम करेगा, एरिया वाला भी काम कर रहा है। तो अभी हमारा पर्पस ये है कि हम आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाएं ट्रायंगल का एरिया। तो कैसे होगा मतलब तो मुझे ये अगर मिल जाए कि प्रेशर यहाँ से यहाँ तक कैसे चेंज हुआ और तो मुझे पता है कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 3 से 4.5 तक चेंज हुआ। चलो करके देख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए ई, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो किसी को आप x1 मान लो, किसी को x2 मान लो, किसी को y1 मान लो, किसी को y2 मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। ठीक है, तो y - y1। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं लिख के मुझे लिखना चाहिए, ये हुआ v1 और ये हुआ p1, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट xy थोड़ी है, मेरे तो y कोऑर्डिनेट जो p और y है। और ये हो जाएगा मेरे पास v2 और ये हो जाएगा p2। तो y - y1 यानी कि p - p1 इज इक्वल टू p2 - p1 अपॉन
V2 माइनस V1 और V माइनस V1। ये हमने ये जनरल फार्मूला था, हमने अपने हिसाब से बदल लिया। तो P माइनस P1 कितना है? P1 है 4, P2 कितना है? 5 और P1 कितना है? 4, V2 कितना है? 4.5 और ये कितना है? 3 और ये V माइनस V1 कितना था? 3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। P माइनस 4 इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, 4.5 में से 3 गया तो बचा 1.5 और ये हो गया V माइनस 3। ठीक, अब इस 4 को हम उधर ले जाते हैं तो P इज इक्वल टू V माइनस 3 1.5 प्लस 4। ये हमारे पास प्रेशर आ गया और देखो ये प्रेशर V पे डिपेंड कर रहा है, यही हमको चाहिए था। तो बस अब हम इसका एरिया निकालने के लिए हम ये निकाल लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हमारा एरिया हुआ। ठीक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हो जाएगा V1 से V2 P dV। P का फॉर्मूला क्या है? ये हो गया और यहाँ से आता है V1 V2 कितना चेंज हुआ? V1 था 3 और V2 था 4.5, तो 3 से 4.5 और ये इक्वेशन हो गई। P की जगह हम रख देंगे V माइनस 3 अपॉन 1.5 प्लस 4 dV। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ इंटीग्रल में dV है। देखो ये प्लस है, इसको माइनस मत समझ लेना। यहाँ इंटीग्रल में dV है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया हुआ। अब फिर आपको जब ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा तो पहले इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो 4.5 से 6 के बीच इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम घट रहा है। ठीक, तो फॉर्मूले के बेसिस पे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिटाता हूँ इसको फिर मैं। तो ये हुआ हमारा थर्मोडायनामिकल वर्क कैलकुलेट करने का एक एग्जाम्पल कि कैसे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़े भी हैं शुरुआत में, हीट एक्सचेंज की बात करते हैं। तो जब हम लोगों ने अपना थर्मोडायनामिक्स का कोर्स शुरू किया था तो पहला एग्जांपल लिया था कि हम लोहे की प्लेट को गर्म कर रहे हैं। ठीक, फिर धीरे से हमने कहा कि भाई जब हीट प्लेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस प्लेट को कुछ एनर्जी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? वो जिससे हीट कर रहे हैं। अगर लकड़ी से हीट कर रहे हैं तो लकड़ी जब जल रही है उससे लकड़ी के जलने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही उसको हीट के रूप में मिल रही है। तो हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। कब है? जब जब किसी टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे हम हीट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई कोई प्लेट है, इसके पास टोटल एनर्जी पहले Q1 थी, फिर मैंने क्या किया कि इसको गर्म कर दिया। ठीक, तो अब तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी इसके पास? वो कितनी थी? Q1। ठीक, फिर मैंने कुछ हीट दे दी तो फाइनल हो गया। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? वो हो गई Q2। फिर से देख लो, समझ लो बात को कि हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी? एनर्जी तो बहुत तरीके की। जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे हम लोग हीट कहते हैं। तो अगर मैं चेंज इन हीट निकालूं, चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी निकालूं और मैं उसको डेल्टा Q कहूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास Q2 माइनस Q1।
ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? पहला, डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स पॉजिटिव है। ये तभी हो सकता है जब Q2 Q1 से बड़ा हो। इसका मतलब है कि जो फाइनल हीट थी वो इनिशियल हीट से बड़ी थी। वो तभी हो सकता है जब आपने उसको कुछ एनर्जी दी हो, क्योंकि जादू से तो एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी। हीट एक तरीके की एनर्जी है, जैसे मैं पहले बताया। तो बाद वाली एनर्जी अगर पहली वाली से बड़ी है, इसका मतलब तभी हो सकता है जब किसी ने उसको कुछ हीट दी। जैसे आपके पास 20 रुपए हैं, फिर वो 100 रुपए हो गए, तो कैसे हो गए? तो कहीं से आपको 80 रुपए मिले। हो सकता है आपके दोस्त ने दिए हो सकता है पिताजी ने दिए हो सकता है आपको रोड से पड़े हुए मिले हों। इसका मतलब ये हुआ कि हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि जब एक्सपेंड हो रहा है कोई सिस्टम, तो हम कह रहे हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, और वर्क डन को पॉजिटिव ले रहे हैं। और इसका उल्टा भी कहा था हमने। वैसे ही आप इस बात को नोट कर लो कि अगर पॉजिटिव है डेल्टा क्यू, तो हीट जो है एब्जॉर्ब की गई है बाय द सिस्टम। ठीक, या हम कह सकते हैं हीट इज गिवन टू द सिस्टम। क्या लिख सकते हैं? हीट इज गिवन टू द सिस्टम। दोनों में से कोई भी बात कह सकते हैं, और इन तीनों बातों को हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये बोलें या ये बोलें या ये बोलें, वो सब एक दूसरे के साथ साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी को भी बोल सकते हैं, उन सबका मतलब एक ही होने वाला है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि डेल्टा क्यू निगेटिव हो, मतलब डेल्टा क्यू लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तभी हो सकता है जब ये वाली वैल्यू से कम हो। इसका मतलब सिस्टम की जो शुरुआत की जो एनर्जी थी और वो ज़्यादा थी, बाद वाली एनर्जी कम हो गई। ये तभी हो सकता है जब किसी ने सिस्टम से हीट को निकाल दिया हो। ठीक, तो ये क्या बोल सकते हैं? हीट इज लिबरेटेड बाय द सिस्टम। ठीक, या हम कह दें कि हीट इज टेकन बाय द सिस्टम। ठीक, अच्छा, एक और मजेदार बात है, इस पूरे प्रोसेस में ये कहीं नहीं आया कि हीट कैसे दी गई। हो सकता है कि धूप में रख दिया हमने, हो सकता है कि हमने इंडक्शन पे रख दिया, हो सकता है कि हमने उसके नीचे लकड़ी लगा दी, हो सकता है कि हमने उसके नीचे बर्फ लगा दी, हो सकता है उसके नीचे हमने एक हीटर रख दिया, हो सकता है कि थोड़ी देर हमने उसे गर्म पानी में रखा, और गर्म पानी में रखने के बाद हमने थोड़ी देर उसे हीटर पर रख दिया। क्या मैटर कर रहा है कि उसकी इनिशियल हीट कितनी थी और फाइनल हीट कितनी थी? वो कैसे हुई हमको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो हीट गिवन है और हीट टेकन है, ये इस प्रोसेस पर निर्भर नहीं कर रही वो कैसे हुआ। ठीक, तो जैसे हमने वर्क डन के लिए निकाला था कि वो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं ठीक है। तो वर्क डन हमारा पाथ डिपेंडेंट हो गया। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने एक्चुअली कौन सा पाथ फॉलो किया था, लेकिन डेल्टा क्यू नहीं निर्भर करेगा। डेल्टा क्यू सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि टोटल कितनी एनर्जी थी, वो कैसे थी हमको कोई मतलब नहीं। तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है या प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है।
तीसरी चीज जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो है इंटरनल एनर्जी। तो जैसे उसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है जो इस सिस्टम के अंदर में है। तो देखते हैं कैसे हो रही है ये सब। मान लीजिए कि हमारे पास एक गैस है, इस गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी। तो एक गैस है, इस गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अमोनिया गैस है। तो अमोनिया गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक। तो अगर इस हाइड्रोजन को मैं देखूंगा तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन को देखूंगा तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा। जरूरी नहीं कि दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया का हो, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि पूरा गैस ही, पूरा जो चेम्बर है उसमें सिर्फ अमोनिया भरी हुई है। तो अब इसमें भी क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दो मॉलिक्यूल थे, दोनों में ऐसा कुछ होगा। अब बाहर से देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर में घुस के देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, पहली बात कि इसका अपना एक मास होगा और वो कितना होगा देखते हैं। नाइट्रोजन का होता है 7n14 और हाइड्रोजन का होता है 1h1। तो इसको मिलाओगे तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ 14 ये और 3 हाइड्रोजन, तो हुआ 14 + 3 × 1 = 17। ऐसे ही इसका भी हुआ 17, ठीक। तो इनका मास हो गया। तो जब इनका मास हो गया तो इनके मास की वजह से एक एनर्जी होगी, जिस एनर्जी का नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है? वो हो गई आपके पास -G m1 m2/r12। मतलब ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो r12। ऐसे ही कोई और मॉलिक्यूल होगा, ये तो सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल के बीच की लिख रहा हूँ। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। कितने? बहुत सारे। अगर सिर्फ 1 मोल अमोनिया तुमने ले लिया, मतलब 17 ग्राम अगर तुमने अमोनिया ले लिया, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? सिर्फ 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया यानी कि कितना? 17 ग्राम। तो इसमें 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी सिर्फ 17 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा, तो बहुत सारे होंगे। तो अभी मैं सिर्फ दो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, उनके बीच इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी। अच्छा चलो और देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा होगा? ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन कर रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी रिपल्शन कर रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मैंने देखो 2-3 दिखाई। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को भी रिपेल कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही और सब भी कर रहे होंगे। तो अभी मैं सिर्फ 2 के लिए लिख दे रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा? मैं प्लस लिख रहा हूँ। जो पॉजिटिव पॉजिटिव की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। हम लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ऐसा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 1/4πε0 Q1 Q2/r12, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वो दो टर्म लिख रहा हूँ और वो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r12, ठीक। मैं सिर्फ टर्म लिख रहा हूँ, पूरा कितना होगा वो नहीं लिख रहा हूँ। मैंने तो बात समझा दी है कि
सिमिलर चार्जेस होंगे तो उसके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, और अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। ये मोटी मोटी बात है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, और क्या हो रहा होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल है, जब इसका तुम ये मॉलिक्यूल घूम भी सकता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे करके है तो ये घूम सकता है, यानी कि इसमें रोटेशनल एनर्जी होगी। तो क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी होगी कौन सी, रोटेशनल। अच्छा, ये नॉर्मली जब टी टेम्परेचर पे होगा तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ घूम भी रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, और वो कितनी होती है, वो होती है 3/2 kT। इसको आप जीरो नहीं कर सकते, जब तक टेम्परेचर जीरो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, जीरो नहीं होगा, और रोटेशन भी रहेगा। अच्छा, और देखो, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड कोई ऐसा नहीं है कि लोहे का डंडा बांधा हुआ है। अगर तुम्हें याद होगा 12th क्लास में या 11th क्लास में हमने वहाँ जब इलास्टिसिटी पढ़ी थी तो दो बॉन्ड को ऐसे दिखाया गया था कि एक मॉलिक्यूल ये है और उनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो यानी कि बॉन्ड कोई ऐसा नहीं है कि लोहे का या लकड़ी का डंडा होता है जिसकी लंबाई चेंज नहीं हो सकती, उसकी बॉन्ड की लंबाई चेंज हो सकती है, यानी कि वो वाइब्रेट कर सकता है, और जब वाइब्रेट कर सकता है तो उसके बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल। ठीक, ऐसे ही और बहुत सारी एनर्जीज होंगी। तो किसी सिस्टम के जो सारी एनर्जी जो है उनको अगर तुम कंबाइन कर दो तो उन सबको मिला के हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाते हैं। ठीक, तो कोई पूछे इंटरनल एनर्जी क्या नहीं होती है, तो बोलो भैया जैसे किसी की प्रॉपर्टी लगानी है तुम्हें कि कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, तो तुम उसका घोड़ा, गाड़ी, बंगला, सोना, जेवर सब जोड़ लेते हो, तभी तो उसकी बोलते हो कि चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जैसे चलने वाली कोई संपत्ति है, गाड़ी है, कुछ है। अचल संपत्ति मतलब जैसे मकान है। तो इसी तरीके से जब सारी एनर्जी किसी सिस्टम की जोड़ दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी इंडिविजुअली कैसे कैसे वेरी कर रही है वो हम अलग अलग रीजन में पढ़ते हैं। जैसे ये देखो 3/2 K2 हमने अलग से पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था, थर्मोडाइनमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था, ये ग्रेविटेशन में पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था, ये रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था, जब तुम वाइब्रेशंस का जो दोलन वाला जो चैप्टर था, ऑसिलेशन वाला चैप्टर था, उसमें तुमने ये पढ़ा था। तो ये सारी एनर्जी हमने अंदर इंडिविजुअली पढ़ी है, लेकिन जब हम किसी सिस्टम को देखते हैं तो उसमें ये सब सारी एनर्जी मिल जाती है। इसमें किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नहीं हो। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी कोई एक सिस्टम है उसके उसके अंदर जो भी पॉसिबल एनर्जीज हो सकती हैं, उनके मॉलिक्यूल की, उसके पार्टिकल की, उन सबको जोड़ दो, उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की खास बात यह है कि ये मेजरली मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके दो मेन इंपॉर्टेंट चीज हैं। क्या है, एक तो ये है कि यू ओनली ऑन टेम्परेचर, दूसरा यू इज independent of the path followed। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस रास्ते से गए। अगर यहाँ से यहाँ यहाँ का टेम्परेचर T1 था और यहाँ का टेम्परेचर T2 था, और यहाँ से यहाँ जाने पर जो डेल्टा एनर्जी में चेंज आया वो डेल्टा यू आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी वो उतना ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उतना ही आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पाथ से गए थे। इसको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। तो इनिशियल स्टेट थी T1 टेम्परेचर की और फाइनल स्टेट क्या थी, T2 टेम्परेचर।
अगर ये हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो सेम होगा। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा और बात कर सकते हैं इस बारे में। क्या है कि अगर मान लो डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ गया और डेल्टा यू अगर ग्रेटर लेस देन जीरो है, इसका मतलब है कि नेगेटिव है। इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक। और अगर डेल्टा यू में कोई चेंज नहीं आया, मतलब डेल्टा यू जीरो है, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर है। यहाँ पे डेल्टा यू पॉजिटिव है, मतलब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल से ज़्यादा है। डेल्टा क्यू है क्या? डेल्टा यू है U2 माइनस U1। U2 है फाइनल इंटरनल एनर्जी और U1 है इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब U2 बड़ा है U1 से, और यहाँ पे U2 छोटा है U1 से। तो डेल्टा यू अगर जीरो है, इसका मतलब ये है कि U1 बराबर है U2। अब सोचो, एक चीज़ थी कुछ, वो T1 टेम्परेचर पे थी, उसको तुमने गर्म कर लिया, T2 तक पहुँचा दिया और वापस ठंडा कर लिया T1 तक, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, भले ही वो बीच में कुछ भी हुआ हो। मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी इस बात को इंटरनल एनर्जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पाथ फॉलो किया गया, उसको इससे फर्क पड़ता है कि कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ खत्म किए थे। ठीक, तो वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है नो चेंज इन टेम्परेचर। देखो, हम और भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी की हेल्प से, लेकिन मोटा मोटा अभी हम जो इंटरेस्टेड हैं इस बात में इंटरेस्टेड है कि क्या हुआ टेम्परेचर को, और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ होगा। फाइनल बीच में हो सकता है, ठीक, बीच में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या थी। बीच में क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी। तो हमने तीन चीज़ें देखी हैं कल से लेके अब तक। एक तो हमने वर्क डन देखा, वर्क डन के लिए हमने डिफाइन किया कि कब वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है। जब वर्क डन सॉरी जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ हमने देखी एनर्जी के हीट एक्सचेंज के बारे में, कि अगर किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, और अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। डेल्टा यू के बारे में हमने देखा कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, और अगर उसका टेम्परेचर घट रहा है तो उसका डेल्टा यू नेगेटिव होगा, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घट रही है। और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। एक चीज़ हमने और देखी कि जो वर्क डन था वो पाथ डिपेंडेंट था, जो एनर्जी हीट थी वो पाथ इंडिपेंडेंट थी, और इंटरनल एनर्जी भी पाथ इंडिपेंडेंट थी। यानी कि इंटरनल एनर्जी और हीट वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि फाइनल कंडीशन क्या है और इनिशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बात पे कर लिया। अभी तो हम एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने की सिचुएशन में आ गए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले चैप्टर में अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।